नमस्ते। आज रविवार की इस खास बातचीत में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ कर्नाटक से इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राजीव मिश्रा सर हैं। आज हम बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे जो हैं वो अहम रहेंगे, किन मुद्दों के ऊपर पार्टियां जो है वो लोगों के बीच में जाने का काम करेंगी। इसके अलावा अभी जो वहां पर करंट सिनेरियोज हैं उसकी बात होगी और साथ ही साथ बात होगी भविष्य की संभावनाओं की। राजीव सर, बहुत स्वागत आपका। सीधे कर्नाटक चुनाव की जब चूंकि घोषणा हो चुकी है, पार्टियां वहां पर अब प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू भी कर चुकी हैं, एक आध सूचियां आ भी चुकी हैं। अभी क्या माहौल दिख रहा है सर वहां पे? देखिए, चुनावों की नमस्कार। चुनावों की घोषणा के बाद जो सभी पार्टियों में अभी अपने अपने उम्मीदवार तय कर रहे हैं। अब पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों पर फैसला हो रहा है और उसके लिए कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जेडीएस ने भी 93 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी में यह प्रक्रिया अब शुरू हुई है। जितने बूथ लेवल के कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनसे एक गुप्त मतदान कराया गया है हर सीट के लिए। और जो प्रत्याशियों के नाम आए हैं उस पर विचार किया जाएगा और उसे केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। उसके बाद बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी लिस्ट आएगी। तो अभी फिलहाल माहौल ये है कि सभी पार्टियां पहले तो अपना उम्मीदवारों का नाम तय करने में जुटी हुई हैं और फिलहाल जो ये 4-5 दिन का विंडो है, 10 दिन आप कह सकते हैं उम्मीदवारों का, जब तक नाम आएगा अपने अपने रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। जी जी। जो सर रणनीतियां तैयार करने की बात हो रही है, जो मुद्दों की बात होती है, कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जो पिछले सरकार के समय पर भी, जब उसके पहले चुनाव हुआ था 2018 में, तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें शामिल रहा। खास करके जो सीमा विवाद का एक मामला रहता है जो बार बार उछलता है, बार बार उसको लेकर के जिक्र होता है और उसमें बाकी दल भी जो है उस तरीके की चीजें पहले करके और वो भी पूरा उसको नहीं कर पाए। तो उसकी अब क्या वो अभी इस चुनाव में भी वो मुद्दा रहने के आसार हैं? देखिए, सीमा का जो मुद्दा है वो उत्तर कर्नाटक के बेलगाम और उससे जो संबंधित बीदर अ, और कुछ जिले हैं जो उस सीमा से, जो महाराष्ट्र की सीमा से सटे हुए हैं, यह मुद्दा वहीं तक सीमित है। और चुनावों के समय में, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव हो या कर्नाटक के चुनाव हो, ये मुद्दा को उछाला ही जाता है और कोशिश की जाती है। और इसकी वजह ये है कि बहुत सारे मराठी भाषी लोग कर्नाटक में रहते हैं और बहुत सारे कन्नड़ भाषी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। तो दोनों ही राज्यों में जो पार्टियां हैं वो इस समुदाय को, चाहे जो कर्नाटक में रहने वाले मराठी भाषी हैं या महाराष्ट्र में रहने वाले कन्नड़ भाषी हैं, तो महाराष्ट्र के राजनीतिक दल और कर्नाटक के राजनीतिक दल उसे टच करने की कोशिश करते हैं कि वो उनको अपने पक्ष में किया जाए। तो ये मुद्दे उछाले जाते हैं, उसी इलाके तक सीमित हैं, लेकिन इसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो लीगल इश्यू काफ़ी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। भले ही इस मुद्दे को कितना भी उछाला जाए राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन चीज़ें क्या रूप लेती हैं वो देखना होगा। लेकिन ये जो मुद्दा है ये सिर्फ बेलगांव और वहीं 2-4 जिलों तक सीमित है। जी जी। तो अगर सीमा विवाद का मुद्दा कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही उसका दायरा है, तो फिर किन मुद्दों को लेकर के जो है राजनीतिक दल अब जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या मुद्दे वहां पर प्रभावी रहने वाले हैं सर? देखिए, राज्य में जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि कांग्रेस का जो कैंपेन रहा है पिछले 2-3 साल से, जब से उन्होंने शुरुआत की है, वो सिर्फ उनका मुख्य फोकस भ्रष्टाचार को लेकर के ही रहा है। और उसको लेकर के उन्होंने पहले पेसीएम गवर्नमेंट चलाई, 40% सरकार, कमीशन सरकार की बात की, नौकरियों में घोटालों के मुद्दे उठाए।
तो कांग्रेस का जो पूरा फोकस है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लेकिन अभी तक जैसा कि हम देखते आ रहे थे कि एक पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती है विपक्ष, और उस पर जो सत्ता पक्ष है वो जवाब देता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार बीजेपी भी करप्शन का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी भी कह रही है कि ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, सबसे बड़ी करप्ट पार्टी आप हैं। और आम आदमी पार्टी का तो करप्शन मुद्दा है ही, जेडीएस भी इस बात को उठा रही है। तो करप्शन को लेकर के तीनों ही पार्टियां उठा रही है, अपना अपना सबका अलग नैरेटिव है और अलग अलग ढंग से इस मुद्दे को उठा रही हैं। कितना प्रभावी होगा ये देखना होगा। दूसरा जो मुद्दा हो रहा है, जो बन सकता है, वो है आरक्षण का मुद्दा, जो हाल में जिस ढंग से बीजेपी ने उसको छेड़ा है। और बीजेपी को लगता है कि उन्होंने जो समाज की जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित वर्ग हैं, उसके साथ न्याय किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप आरक्षण की जो आपने पॉलिसी जो घोषित की, किन समुदायों ने उसका वेलकम किया, क्या उसके प्रति वो प्रभावित करेगी, बीजेपी के लिए पक्ष में जाएगी? यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति क्रिएट हो गई है आरक्षण घोषित होने के बाद से। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आरक्षण जो घोषित किया गया है बीजेपी का, अल्टीमेटली जिनके लिए घोषित किया गया उनको लगता है कि उन्हें इसका लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये 9वीं सूची की बात आ रही है कि जो सीलिंग है 50% का, उसके ऊपर जा रहा है। तो इसके कानूनी पहलू भी बहुत सारे हैं। फिर से ये भी बात उठ रही है कि 2% वो कालिगा के लिए कर दिए, 2% लिंगायत के लिए कर दिए। क्या वो चीजें सस्टेन करेंगी? कांग्रेस कह रही है कि अगर वो सत्ता में आई तो उसको स्क्रैप कर देगी। तो जिस तरह से बी एस येडियुरप्पा के घर पे इसी मुद्दों को लेकर के पथराव हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बी एस येडियुरप्पा के क्षेत्र में, उनके जिले में, उनके घर पे इस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ हो। तो जो चीजें सोचकर चल रही है बीजेपी और आरक्षण को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने छेड़ा है, तो ये भी एक मुद्दा बन रहा है और ये एक कारगर मुद्दा हो सकता है। महंगाई भी है, महादई का मुद्दा है। इसके अलावा ये जो क्या कहते हैं, नॉर्थ कर्नाटका में कलसा बंडूरी जो नदी पर जो परियोजना बनने वाली है, उसको भी वो नॉर्थ में उठाया जाएगा। तो इस तरह के मुद्दे हैं। देखते हैं राजनीतिक पार्टियां अल्टीमेटली कहाँ जाती हैं, क्या इसको हिंदू मुस्लिम पर लेकर आएंगी फिर से, या जो रियल मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महंगाई है, उस पर फोकस करती हैं। जी, येदियुरप्पा की बात आपने की। येदियुरप्पा का चूंकि क्षेत्र, येदियुरप्पा का एक लंबा राजनीतिक इतिहास है, एक मजबूत नेता, एक मजबूत चेहरा। और सबसे बड़ी बात जो है वो लिंगायत जो कम्युनिटी की बात होती है, जिसको ये माना जाता है कि उनकी वजह से ही वो भाजपा के कोर वोटर हैं। क्या येदियुरप्पा के, अब चूंकि वो सक्रिय राजनीति में कह चुके हैं कि भाई वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जो कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी है वो येदियुरप्पा के हाथ में होगी। तो ऐसे में क्या, अगर पोस्ट इलेक्शन जब चुनाव अगर इन एनी केस भाजपा जीतती है, तो क्या येदियुरप्पा की सक्रिय राजनीति में वापसी हो सकती है? और साथ ही साथ येदियुरप्पा का ये जो घोषणा है उसका कुछ असर लिंगायतों में दिखाई दे रहा है? देखिए, येडियुरप्पा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। चुनावी राजनीति से उन्होंने कह दिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। हाँ, वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहेंगे, बीजेपी के पक्ष में चलते रहेंगे। लेकिन जहां तक येडियुरप्पा का सवाल है, तो आप ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब भाजपा के सीएम का चेहरा बी एस येडियुरप्पा नहीं है। पहली बार ऐसा 2013 में हुआ था, जब येडियुरप्पा ने भाजपा से अलग होकर के एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी। और उस समय बीजेपी के का चेहरा येडियुरप्पा नहीं थे, वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। और ये दूसरी बार है जब बीजेपी में येडियुरप्पा सीएम चेहरा नहीं है। अब देखिए, अब जब बीजेपी की जब पहली बार सरकार बनी थी 2008 में, उस समय के येडियुरप्पा और इस समय के येडियुरप्पा में बहुत अंतर आप कह सकते हैं। 2008 का जो पहली बार भाजपा सत्ता में आई और कहा गया कि दक्षिण के द्वार पर भाजपा का कमल खिल गया, तो उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि गठबंधन सरकार बनी थी कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस की।
6 महीने का एक बना था कि वो 2.5 साल का एक बना था कि 2.5 साल कुमार स्वामी मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद BS येडियुरप्पा रहेंगे। तो कुमार स्वामी ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया और उसको लेकर के एक सेंटीमेंट बना और जो सहानुभूति की लहर थी वो येडियुरप्पा के पक्ष में थी। उस समय येडियुरप्पा लिंगायतों के सर्वमान्य नेता के तौर पर उभर रहे थे। और ये भी तय था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो उस समय जो उन्होंने जिस ढंग से जो मैसेज था जनता के बीच में, चाहे लिंगायतों के बीच में, वो साफ था कि मुख्यमंत्री येडियुरप्पा बनेंगे। इस बार मैसेज साफ है कि अगर भाजपा चुनाव जीतती भी है तो येडियुरप्पा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, या उनका हो सकता है कि येडियुरप्पा के जो समर्थक हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, लेकिन काफी फर्क है। तो येडियुरप्पा फैक्टर एक निश्चित रूप से असर डालेगा। जो पारंपरिक वोट है बीजेपी का, उस पर निश्चित रूप से कुछ असर रहेगा। जी, अगर येदियुरप्पा चेहरा नहीं होते तो क्या बसवराज बोम्मई जो है उनके चांसेस, अभी जिस तरीके से पीछे बात हो रही थी, एक समय पर उनसे भी नाराजगी देखी जा रही थी, पार्टी में भी इस तरीके की चीजें चल रही थी, जो वहां पे क्षेत्रीय स्थानीय संगठन है वहां पर भी बोम्मई को लेकर के बातचीत हुई कि ये हटाए जा सकते हैं, खबरें भी इस तरीके से मीडिया में चली। तो क्या फिर से भाजपा में वो जो चेहरा उनको भाजपा बना सकती है पोस्ट इलेक्शन अगर जीतती है तो? नहीं, बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा तो बसवराज बोम्मई है। काफी पहले अमित शाह ने यहाँ पे घोषणा कर दी थी कि हम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, और अगर भाजपा सत्ता में आती है तो ये तय है कि बसवराज बोम्मई ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मतलब कि लगभग तय है, हालांकि ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन लगभग तय है कि मुख्यमंत्री वहीं बनेंगे। जहां तक आपने कहा कि चेहरे की बात, तो भले ही मुख्यमंत्री बनेंगे या वो चेहरा है बसवराज बोम्मई, लेकिन भाजपा जो चुनाव लड़ रही है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके रह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे है। दूसरी बात यह है कि भाजपा जो मैक्सिमम जो चुनाव में मुद्दे उठा रही है या जिन चीजों को लेकर जा रही है, वो अधिकांशतः केंद्रीय कार्यक्रमों को लेकर जा रही है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जो उनकी लाभार्थी योजनाएं हैं, उन चीजों का ज्यादा उल्लेख कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, धारा 370, अयोध्या राम मंदिर, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये सब उठाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पे बसवराज बोम्मई का चेहरा है, लेकिन वो पीछे से हैं। अगर आप इस चुनाव की बात करें तो 1 नंबर में चेहरा नरेंद्र मोदी का है, 2 नंबर में येडियुरप्पा का, और तीसरे नंबर पर बसवराज बोम्मई का। और येडियुरप्पा चूंकि संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, वो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो बसवराज बोम्मई का ही मुख्यमंत्री बनने के चांसेस रहेंगे, भले चेहरा नरेंद्र मोदी का है। जी जी, चलते चलते हम एक बात कर लें कि जो अभी हालिया सर्वे आए हैं चुनाव की घोषणा के बाद, उसमें ये जी दिखाया जा रहा है कि जो माहौल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ ज्यादा है वनस्पत भाजपा के। तो इसकी क्या कारण है, और दूसरा आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि आप वहां पर जमीन पर मौजूद हैं? जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एडवांटेज कांग्रेस है इस बार। कुछ चीजें जो हैं, अगर हम कहें कि कांग्रेस को एज है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और एडवांटेज कांग्रेस क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जिन परिस्थितियों में सरकार बनी बीजेपी की, यहाँ पर 2018 के चुनावों को आप याद करें, कुछ घंटों के लिए BS येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा, फिर JDS और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। फिर वो सरकार ऑपरेशन कमल कथित तौर पे जो चलाया गया, उसके बाद से फिर बीजेपी येडियुरप्पा सत्ता में आए। 1 साल के बाद, जो 2 साल के बाद जो घटनाक्रम हुआ और जिन परिस्थितियों में येडियुरप्पा को पद से इस्तीफा देना पड़ा और पद से गए, उसके बाद से ही यह माना जाने लगा कि जो भाजपा का जो पारंपरिक वोट है, जो समर्थक है लिंगायत, वो खुश नहीं है इस केंद्रीय
नेतृत्व के फैसले से, बीजेपी के इस फैसले से केंद्र ने, तो एक ना एक मैसेज गया कि लिंगायत खुश नहीं है। और उसी समय भाजपा के भीतर काफी आंतरिक कलह भी आए। कई बड़े बड़े नेताओं ने खुलकर अपने नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी की। उसके बाद करप्शन के चार्जेस भी काफी लगे और एक कोरोना का भी काल रहा, जिसके दौरान जो रेवेन्यू था स्टेट गवर्नमेंट का वो काफी डीप चला गया और जो कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए, जो सड़कें बननी चाहिए या जो बजट में घोषणाएं की, मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की थी भाजपा, वो मैक्सिमम वो पूरा नहीं हो पाया। बाद में हालांकि इन चीजों को भाजपा ने काफी कोशिश की है, सरकार ने कोशिश किया उसको करने की, लेकिन कांग्रेस उन चीजों को लेकर के जिस तरह का अभियान चलाई, भारत जोड़ो यात्रा, या भारत जोड़ो यात्रा को भी हम एक मानेंगे कि उससे एक माहौल बनाने की कोशिश की कांग्रेस ने। दूसरी चीज थी सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार का लीडरशिप, खास करके डीके शिव कुमार का एक्टिव होना, सक्रिय होना, ये भी काफी कांग्रेस के फेवर में गया है। और जो चार्जेस लगाए, जिस तरह से अभियान चलाए, तो निश्चित रूप से अभी कांग्रेस आगे है, लेकिन चुनावी माहौल, चुनावी हवा कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। अगले 15-20 दिन तक देखना होगा कि प्रधानमंत्री के जो दौरे होते हैं क्या उसका कुछ असर होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और चूंकि कर्नाटक का इलेक्शन अब भाई उसकी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, लगातार जो सर्वे आ रहे हैं उसमें माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाया जा रहा है, लेकिन जैसा कि राजीव जी का कहना है कि भाई माहौल कभी भी बदल सकता है इलेक्शन का, चूंकि प्रधानमंत्री की रैलियां जो है वहां पर होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो भाजपा में नई रणनीति जो उन्होंने बना रखी है कि तमाम क्षेत्रीय जो संबंध रखते हैं केंद्र के लोग, उनको वहां पर प्रवास कराया जाता है बाकायदा रख करके। इसके साथ साथ आरएसएस वहां पे एक मजबूत काम करता है जमीन पे जिस भी क्षेत्र में चुनाव होता है। तो ये सारे कई ऐसे जो चीजें हैं जिनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत करती है, तो ये जो है वो गेम चेंजर हो सकते हैं कभी भी। बहरहाल राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। आगे भी हम आपसे ऐसे मामलों में जानकारियां लेते रहेंगे जिससे हमारे दर्शक वहां के जो जमीनी हकीकत है, जो हालात हैं, उनसे रूबरू होते रहें। शुक्रिया। धन्यवाद।